अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको वीआरएफ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये ड्राइंग जो है वीआरएफ का प्लान लेआउट है जो 5th फ्लोर का है। इसमें हम समझेंगे कि वीआरएफ की ड्राइंग को किस तरह से रीड किया जाता है और वीआरएफ में कौन कौन से इक्विपमेंट या एक्सेसरीज या उससे रिलेटेड जो चीज़ें लगी होती हैं वो कौन सी होती है और ड्राइंग को किस तरह से रीड किया जाता है। अगर आप ये ड्राइंग रीड करना समझ जाएंगे तो फिर आप काम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और काम को इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि आपको ड्राइंग पढ़ने आ गई है तो क्वांटिटी भी आप निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं कि वीआरएफ, जिसे वीआरवी भी कहा जाता है, उसकी ड्राइंग को किस तरह से रीड किया जाता है। दोस्तों, ये 5th फ्लोर का HVAC का प्लान लेआउट है जिसमें वीआरएफ सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, उसको हम समझेंगे। तो ये वीआरएफ सिस्टम क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है और उसकी ड्राइंग को किस तरह से रीड किया जाता है। जैसे आपको काम को एग्जीक्यूट करना है या इंस्टॉलेशन करनी है तो फिर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक यूनिट और उससे रिलेटेड जो चीज़ें वो एक्सप्लेन करता हूँ और ड्राइंग को जूम भी करता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। जो ये वाला हमारा यूनिट है CU01 कंडेंसर यूनिट 01, इसको मैं फ़िलहाल जूम करता हूँ और उसकी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ये कंडेंसर यूनिट एक लगा हुआ है और इसके साथ ये इंडोर यूनिट कनेक्ट हुए हैं। कंडेंसर यूनिट एक होता है और इंडोर यूनिट ज़्यादा होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पे और डिज़ाइनर पे, वो कितने इंडोर लेता है और उस हिसाब से फिर आउटडोर फाइनल होता है। यहाँ पर ये देखें, ये आउटडोर यूनिट ये एक लगा हुआ है और उसके साथ ये इंडोर यूनिट कनेक्ट है। जो ये स्क्वायर टाइप के, ये कैसेट टाइप के AC कहलाते हैं और ये इसके साथ ये दूसरे भी लगे हुए हैं, ये वॉल माउंटेड डेकोरेटिव टाइप इंडोर यूनिट कहलाते हैं। तो इसमें जो कंडेंसर यूनिट 01 है तो उसमें कितने इंडोर यूनिट लगे हुए हैं, इसके शेड्यूल को देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जो इसका शेड्यूल खोलता हूँ, जो कंडेंसर यूनिट हमने देखा CU01 और उसके साथ जो इंडोर यूनिट कनेक्ट हुए हैं, ये लिखा हुआ है इंडोर 1-1 से 1-5। तो इसका मतलब है ये टाइप के कैसेट टाइप के ये AC है और इनकी क्वांटिटी 5 है। ये 5 इंडोर यूनिट लगे हुए हैं और उन 5 इंडोर यूनिट की जो कूलिंग कैपेसिटी है 1 टन है। और इसी तरह ये सेम ही कंडेंसर यूनिट जो आउटडोर यूनिट है उसके इंडोर यूनिट 2-1 से 2-3 3 कैसेट टाइप के इंडोर यूनिट लगे हुए हैं और उनकी कूलिंग कैपेसिटी 2 टन है। और ये AC 3-1 से 3-6 जो इसके इंडोर यूनिट ये 6 लगे हुए हैं और उनकी कूलिंग कैपेसिटी 2.5 टन है। और 4-1 से 4-2 ये 2 इंडोर यूनिट लगे हुए हैं और उनकी कूलिंग कैपेसिटी 2 टन है। ये जो कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर टन में बताई गई है और ये कूलिंग कैपेसिटी BTU पर आवर में बताई गई है। तो आपको पता है कि 1 टन जो बराबर होता है 12,000 BTU के बराबर होता है। इसी तरह ये 2 टन है तो ये 24,000 BTU हो गया। ये 2.5 टन है तो 30,000 BTU पर आवर हो गया और ये 2 टन है तो 24,000 BTU पर आवर। टोटल हम देखते हैं तो इसके इंडोर यूनिट कितने लगे हुए हैं। तो हम ये 5 ये इंडोर यूनिट ये 1 टन के हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 और इसको प्लस करता हूँ। ये 3 2 टन के हैं, 5 + 3 करता हूँ, 3 ऐड कर देते हैं और फिर 6 2.5 टन के हैं तो इसको ऐड करता हूँ 6 से। फिर ये 2 टन के 2 लगे हुए हैं, इसको 2 से ऐड करता हूँ मैं। टोटल हमारे 16 इंडोर यूनिट लगे हुए हैं। 5 और ये 3 हो गए हमारे 8 और 8 और 6 ये हो गए 14, 14 और 2 16। टोटल जो हमारे इंडोर यूनिट लगे हुए हैं वो 16 लगे हुए हैं और 16 में से जो 2 है वॉल माउंटेड टाइप हैं और जो 14 यूनिट है वो कैसेट टाइप के हैं। अब हम वापस आते हैं ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग में देखते हैं तो कौन कौन से इसके इंडोर यूनिट लगे हुए हैं। ये आउटडोर यूनिट है, उसका ये जो इंडोर यूनिट है तो 1-1 ये वाला यूनिट है, 1-2 ये वाला यूनिट है और 1-3 को हम देखते हैं तो 1-3 ये वाला यूनिट है और 1-4 को देखते हैं 1-4 ये वाला यूनिट है और 1-5 को देखते हैं 1-5 जो ये नीचे की तरफ आ रहा है ये 1-5। तो 1-5 के हमारे 5 यूनिट है। जैसे हमने शेड्यूल में देखा था 1-5 के 5 यूनिट है, 2-1 से 2-3 के 3 यूनिट हैं। अभी ड्राइंग में देखते हैं 2-1 का 1 यूनिट, 2-2 का दूसरा यूनिट, 2-3 का तीसरा यूनिट। उसके बाद शेड्यूल में वापस आते हैं
जो AC 3-1 से 3-6 6 यूनिट है, ये 2.5 टन के। और 3-1 से शुरू करते हैं। 3-1 का हमारा यूनिट पहला कहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला है। 3-1 का ये वाला पहला यूनिट है। 3-2 का ये दूसरा यूनिट है। 3-3 का ये तीसरा यूनिट है। 3-4 का ये चौथा यूनिट है। 3-5 का ये पांचवा यूनिट है। 3-6 का ये छठा यूनिट है। टोटल 6 यूनिट लगे हुए हैं 2.5 टन के। तो 2.5 टन के हमने 3-1 से 3-6 तक देख लिए। उसके बाद आते हैं 4-1 से 4-2, ये 2 यूनिट लगे हुए हैं 2 टन के। तो ये ड्राइंग में देखते हैं। 4-1 से शुरू करते हैं। तो 4-1 हमारा यूनिट कहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो है ये वाले लगे हुए हैं जो वॉल माउंटेड है। ये 4-1 वाला यूनिट है और ये 4-2 वाला यूनिट है। इसमें 2 यूनिट लगे हुए हैं। टोटल हमारे इंडोर यूनिट 16 हो गए और आउटडोर यूनिट 1 है। आप इसके शेड्यूल में देखें, जो ये नीचे नोट लिखा हुआ है इसको पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ आउटडोर यूनिट कंडेंसिंग यूनिट शैल बी एज पर मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन। इसका ये मतलब है कि जैसे ये आउटडोर यूनिट यहाँ पर एक बताया गया है, ये आउटडोर यूनिट जो मैन्युफैक्चर है इक्विपमेंट का, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनी के ये इक्विपमेंट लगते हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के इक्विपमेंट लगते हैं। तो हर ब्रांड के जो इक्विपमेंट होते हैं उसके आउटडोर यूनिट की जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो वो 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, 3 भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर के पास जो इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या उसके मॉडल जो वो मैन्युफैक्चर करता है तो उसको भी सारी चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं। तो जो टेक्निकल सबमिटल हमारा अप्रूव होता है उसमें मैन्युफैक्चर कंफर्म करता है कि ये आउटडोर यूनिट हमारा 1 लगेगा, या इन सब यूनिटों के लिए 2 आउटडोर यूनिट लगेंगे या 3 आउटडोर यूनिट लगेंगे। इस वजह से ये जो डिज़ाइनर है नोट लिखता है, तो ये आउटडोर यूनिट ये मैन्युफैक्चर डिसाइड करता है जब टेक्निकल सबमिटल अप्रूव करेंगे। जैसे आपका जो सिस्टम ये अप्रूव हो गया, आउटडोर यूनिट कितने लग रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आउटडोर यूनिट यहाँ पर 1 दिखाया गया है तो वो 2 लग रहे हैं, तो फाउंडेशन उस हिसाब से 2 फाउंडेशनें बनेंगी जैसे आउटडोर यूनिट आप रख सकें। 2 फाउंडेशनें बनेंगी तो फिर फाउंडेशन का भी तरीका है, दीवार से कितनी हटनी चाहिए और एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में कितना गैप रखना चाहिए। ये सारी इक्विपमेंट की डिटेल जो होती है, जो इस कंपनी का आप VRF अप्रूव कर रहे हैं या लगा रहे हैं, या जिस कंपनी का VRF फाइनल हुआ है, तो उसको आप देखकर ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं और फाउंडेशन बनाते हैं उस हिसाब से। अच्छा, VRF यूनिट जो VRV यूनिट, इसको मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको VRF या VRV क्यों बोलते हैं। VRF का मतलब है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ़्लो। वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ़्लो जो रेफ्रिजरेंट इंडोर से आउटडोर की तरफ सर्कुलेट होती है या फ़्लो होती है, क्योंकि हर यूनिट के पास आप देख रही हैं 2 रेफ्रिजरेंट के कॉपर ट्यूब्स हैं। तो एक में से रेफ्रिजरेंट जा रही होती है और दूसरे से कॉइल से रिसर्कुलेट होकर वापस इसके जो कंडेंसर है आउटडोर यूनिट है उसके कंप्रेसर की तरफ आ रही होती है। जो रेफ्रिजरेंट फ़्लो हो रही होती है वो VRF का मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ़्लो है। तो वो रेफ्रिजरेंट जो फ़्लो होगी वो वेरी करेगी क्योंकि लोड के हिसाब से। और अगर इसका लोड जो है 50% पे फॉर एग्जांपल चल रहा है और इस रूम का टेम्परेचर पूरा हो गया है, तो फिर वो जो रेफ्रिजरेंट इसमें जानी चाहिए वो भी 50% आएगी। तो जो VRF का जो आउटडोर यूनिट पे कंप्रेसर लगा होता है वो रेगुलेट होता है, उसकी जो फ़्लो ऑफ सर्कुलेशन है वो भी वेरी करती है। इस हिसाब से फिर हमारी एनर्जी भी सेविंग होती है। जैसे आपने चिल वाटर सिस्टम में देखा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम और वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम चिल वाटर में देखें। या वेरिएबल जो चिल वाटर सिस्टम होता है उसमें जो पंप होता है उसमें VFD लगा होता है। तो VFD जो पंप की सर्कुलेशन है या वाटर का फ़्लो है उसको रेगुलेट करता है, कम करता है लोड के हिसाब से। अगर लोड ज़्यादा है तो फिर उसको 100% चला देता है। इसी तरीके से ये भी जो रेफ्रिजरेंट का जो VRF का सिस्टम है, इसका भी कंप्रेसर जो है लोड के हिसाब से जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है वो कम या ज़्यादा करता है या उसको मेंटेन करता है। तो ये लोड जो कम ज़्यादा होगा इसकी वजह से हमारी एनर्जी सेव होती है, क्योंकि कंप्रेसर पे पावर की कंजप्शन, फिर अगर लोड कम होगा तो कंजप्शन पावर की कम होगी। हमने एनर्जी सेव कर दी, एक तरह से पैसे हमने सेव कर दिए, हमारा बिजली का बिल कम आएगा। और यहाँ पर दूसरा ये VRF लगाने से हमारी स्पेस जो आउटडोर की है वो भी कम हो जाती है और इसको VRV भी बोला जाता है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। तो रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम वो वेरी करता है। तो आप कोई कंपनी वो उसको VRF
लिखाया जाता है और कोई कंपनी इसको VRV लिखती है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो आउटडोर से इंडोर तक यूनिट आ रहे हैं, क्योंकि यूनिट हमारे 16 हैं, ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 हेडर बनाए हुए हैं डिज़ाइनर। एक हेडर ये बनाया हुआ है और ये दूसरा हेडर ये बनाया हुआ है। तो फिर एक हेडर में जो आउटडोर से रेफ्रिजरेंट ट्यूब आ रहे होते हैं वो 2, एक इनका आ रहा होता है, एक आउट का। फिर इसमें हेडर बने हुए हैं। इसी तरह इंडोर जो यूनिट में कनेक्ट होते हैं, हर इंडोर यूनिट में 2-2 यूनिट कनेक्ट होते हैं। कहीं पे ये हेडर दिए जाते हैं, कहीं पे ये ब्रांचेस दी जाती है, वाई टाइप की ब्रांच होती है तो वो दी जाती है। तो उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो आप हेडर भी लगा सकते हैं या वाई ब्रांच भी लगा सकते हैं, जो फाइनल टेक्निकल सबमिटल अप्रूव होगा उसको फॉलो होते करते लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है, तो आपको रेफ्रिजरेंट जो कॉपर ट्यूब्स चल रहे हैं तो उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, कौन सी साइज़ की लगनी चाहिए। कुछ डिज़ाइनर जो अपनी ड्राइंग होती है, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, उसमें मेंशन करते हैं जो इनलेट और रिटर्न का जो कॉपर ट्यूब है उसकी साइज़ ये होनी चाहिए, और आउटडोर के पास और इंडोर के पास भी जो कॉपर की सप्लाई और रिटर्न की साइज़ ये होनी चाहिए। मगर कोई डिज़ाइनर या दूसरे डिज़ाइनर वो यहाँ पर नहीं लिखते हैं। जैसे इस ड्राइंग में भी कहीं भी आपको कॉपर की साइज़ मेंशन नहीं हुई। तो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये नोट स्पेसिफिकेशन में या ड्राइंग में लिखा जाता है। जो भी डिज़ाइनर ये ने डिज़ाइन किए वो नोट डाल देता है स्पेसिफिकेशन में या ड्राइंग में। उस नोट में ये लिखता है जब आप इसका टेक्निकल सबमिटल अप्रूव करेंगे तो वो जो भी मैन्युफैक्चर होगा वो उसकी कॉपर की साइज़ कैलकुलेट करके रिकमेंड करेगा। तो वो जो कॉपर की साइज़ रिकमेंड करेगा वही आपको इंस्टॉलेशन लगानी है या एग्जीक्यूट करनी है। जो ये ड्राइंग है हमारी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है, तो कॉन्ट्रैक्टर एक शार्प ड्राइंग बनाएगा। जब टेक्निकल सबमिटल अप्रूव हो जाएगा और टेक्निकल सबमिटल अप्रूवल में आउटडोर यूनिट की भी हमें पता चलेगा तो कितनी क्वांटिटीज़ हैं, कितने नंबर के आउटडोर यूनिट हमारे लगेंगे, और हमें पता चलेगा कि आउटडोर यूनिट से जो हेडर है उस तक जो कॉपर की पाइप या ट्यूब्स आएंगे उसकी साइज़ क्या होगी वो भी मेंशन होगी। और हेडर के बाद फिर जो इंडोर यूनिट हमारा कैसेट यूनिट है या वॉल माउंटेड यूनिट है उसमें कॉपर की साइज़ क्या आएगी, सप्लाई रिटर्न की, वो भी टेक्निकल सबमिटल की अप्रूवल में मेंशन होगा। फिर उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर एक शार्प ड्राइंग बनाएगा, जिस शार्प ड्राइंग में सारी कॉपर की ट्यूब्स की साइज़ें वो भी लिखेगा, मेंशन करेगा एज पर अप्रूव टेक्निकल सबमिटल के। और वो शार्प ड्राइंग फिर डिज़ाइनर के पास जाएगी, वो अप्रूव होगी। उसके बाद फिर ये अप्रूवल के बाद कॉन्ट्रैक्टर को काम करना है। तो ये जो लेआउट जो डिज़ाइन में बना हुआ है ये चेंज भी हो सकता है शार्प ड्राइंग में एज़ पर साइट कंडीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कहीं रूम की लोकेशन चेंज हो गई है या कुछ फ़र्क आ गया है या कोई दूसरा कोई मसला है तो ये बिल्कुल ये ड्राइंग फॉलो नहीं होती, कुछ चेंज भी हो जाती है। तो वो सारी साइट कंडीशन देखकर डिसाइड किया जाता है। और उसके अलावा ये आप देख रहे हैं डी जो मेंशन हुआ है ड्रेन है, जो कूलिंग जो अंदर जो हमारा इंडोर यूनिट ये लगा हुआ है हर रूम में, तो उसमें ड्रेन या कंडेंसर वाटर भी निकल रहा होता है। कंडेंसर वाटर जो ड्रेन हो रहा होता है उसको डी से करते हैं, जो नियरेस्ट हमारा ड्रेन का पॉइंट है वहाँ पर पानी हमें ड्रेन आउट करना है। तो यहाँ पर ड्रेन के पाइप की साइज़ लिखी हुई है, ये 1 इंच का ड्रेन का पाइप है। और उसके बाद कहीं पे इंडोर यूनिट ये जो हमारे लगे होते हैं उसके साथ ये फ्रेश एयर की डक्ट चल रही होती है, कहीं फ्रेश एयर नहीं भी चल रही होती। ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर टू डिज़ाइनर। कोई डिज़ाइनर देता है तो ये इंडोर यूनिट है इसके साथ फ्रेश एयर की भी डक्ट आनी चाहिए, एक राउंड की डक्ट कनेक्ट हो जाती है, तकरीबन 4 से 6 इंच की डक्ट होती है, वो कनेक्ट हो जाती है, जैसे रूम में फ्रेश एयर भी कुछ मिक्स हो। स्टैंडर्ड भी बोलता है हर रूम में जहाँ कहीं भी एयर कंडीशन करनी है आपको कम से कम 10 से 15% फ्रेश एयर देनी चाहिए। तो वो कहीं आ रही होती है, डिज़ाइनर देता है, कहीं नहीं देता है। बहरहाल इस ड्राइंग में कहीं भी फ्रेश एयर यहाँ पर मेंशन नहीं हुई तो शायद यहाँ पर नहीं आ रही। तो ये एक जो आउटडोर यूनिट था उसके साथ ये इंडोर यूनिट लगे हुए हैं, और इंडोर यूनिट्स के बाद ये हेडर लगा हुआ है। हेडर के बाद ये सारे यूनिटों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपने CU01 यूनिट देखा, ये दूसरी साइड पे आ रहे हैं। दूसरी साइड में ये भी एक आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, उसका CU02 नंबर है, कंडेंसर यूनिट 2। तो इसके साथ भी देखें ये 2 हेडर लगे हुए हैं, और हेडर के साथ ये मुख्तलिफ हमारे ये इंडोर यूनिट कैसे टाइप के इंडोर यूनिट लगे हुए हैं। इसको भी एक दफ़ा इक्विपमेंट शेड्यूल में देखते हैं। ये कंडेंसर यूनिट 02 है, इसका AC1-6, इसका एक यूनिट कैसे टाइप है और उसकी कूलिंग कैपेसिटी 1 टन है। और दूसरा AC का 2-4 से 2-11
तो टोटल कैसेट हमारे यूनिट 8 हैं और उसकी कूलिंग कैपेसिटी 2 टन है। और ये AC 3-7 से 3-9 ये हमारे कैसेट के 3 यूनिट है और उनकी कूलिंग कैपेसिटी 2.5 टन है। और ये BTU पर आवर में कूलिंग कैपेसिटी है। और इसमें फ़िल्टर कौन से होने चाहिए, वॉशेबल फ़िल्टर लिखा हुआ है। कंडेंसर एयर एंट्री डाई बल्ब टेम्परेचर, ये फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर दिया गया है। और ये पावर सप्लाई, ये 3 फेज़ की पावर सप्लाई होगी, 40 वोल्ट होंगे और 50 हर्ट्ज़ होंगे। तो इसी तरह ये जैसे मैंने आपको दूसरा पहले इक्विपमेंट जो आउटडोर यूनिट एक्सप्लेन किया और उसके साथ इंडोर यूनिट थे, ये भी बिल्कुल सेम ही उसी तरह से है। तो ये रेफ्रिजरेंट की जो अगर काम करना है या जैसे आपको VRF का कोई काम करवाना है तो उसमें आपको फाउंडेशन भी देखनी होती है। फाउंडेशन इक्विपमेंट आप आउटडोर लगाएंगे और उसका रूट भी डिसाइड करना होता है। और ये जो रेफ्रिजरेंट जो एक्सपोज होते हैं तो वो ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट ट्रे के अंदर कंसील होते हैं। जो अंदर फॉल्स सीलिंग के होते हैं तो वो बगैर ट्रे के चल रहे होते हैं। मगर मेरी सजेशन है तो जो भी रेफ्रिजरेंट के आप पाइप चलाएं तो रेफ्रिजरेंट में चलाएंगे तो वो ज़्यादा सेफ भी होंगे और फ्यूचर में उसकी लाइफ भी होगी, डैमेज भी नहीं होंगे। ज़्यादातर जो डिज़ाइनर रिकमेंड करते हैं जो एक्सपोज एरिया है वहाँ पर आप रेफ्रिजरेंट ट्रे लगाएं और फॉल्स सीलिंग के अंदर रेफ्रिजरेंट ट्रे नहीं लगाएं। तो बहरहाल जो भी आपका प्रोजेक्ट है जिसमें स्पेसिफिकेशन में या ड्राइंग में जो चीज़ लिखी हुई है उसको आपको फॉलो करना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इंडोर यूनिट हमारे कैसेट टाइप के लगे हुए हैं और ये उसका एक आउटडोर यूनिट लगा हुआ है। तो ये VRF या VRV से रिलेटेड जो प्लान लेआउट था दोस्तों, उम्मीद है कि ये इस ड्राइंग से आपका VRF और VRV से रिलेटेड आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।